आप लोगों ने एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर गहराई से सुनकर बातें अंदर चली गई ना, सब कुछ फंडे क्लियर हो जाएंगे कि हमें लाइफ में फाइनेंशियल विजडम चाहिए क्यों, क्यों जरूरी है, क्यों सीख रहे हैं हम, क्यों हम फाइनेंस को मैनेज करना सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करूंगी। सेविंग अकाउंट में पैसा डाला, साल का मिला 3%। एफडी में पैसा डाला, साल का मिला मैक्सिमम 7%। फिर एक होता है पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप डाल सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा 9% मैक्सिमम। फिर नेशनल पेंशन स्कीम भी है, जिसमें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, चाहे आप जॉब पे है चाहे नहीं है, तो भी आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9%, 10%, 11%। ओके। उसके बाद आ जाता है थोड़ा और बेटर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड। लव को पता है म्यूचुअल फंड के बारे में। लव कितना रिटर्न मिल जाता है ईयरली? 12%, 15%। 15 से हाँ, 15 से 15 से 20 15 से मेरे 20। को आया। ओके। दूसरा, इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, 15 से 20% आ जाएगा, जो कि बहुत बेटर है अपने आप में और सेफ ऑप्शन है। किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको, शेयर मार्केट का कुछ नहीं सीखना। अगर आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, सिंपल सीधा एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड में डाल दो या फिर इंडेक्स फंड में डाल दो। सेम ही कॉन्सेप्ट पर इंडेक्स फंड बना हुआ है। बेसिकली करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक म्यूचुअल फंड है। मैं क्या करूंगी, आप लोगों से जितने भी आप लोग हो पैसा ले लूंगी आप लोगों से मंथली। आप लोगों के बिहाफ पर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगी। ओके। मुझे नॉलेज है, मैं पैसा लगाऊंगी तो मुझे पता है, मुझे खेलना आता है शेयर मार्केट में, तो मैं ज्यादा रिटर्न कमाऊंगी और उस रिटर्न को मैं आपके हाथ में रख दूंगी। बेसिकली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड ये है, जिसमें आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं, बट ये एक इन्वेस्टमेंट है। ओके। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, इंडेक्स फंड से ज्यादा बेटर शेयर मार्केट। मैक्सिमम कितना रिटर्न हो सकता है शेयर मार्केट में पारस, मैक्सिमम ईयरली बताना। मैक्सिमम तो देखो स्काई इज द लिमिट, राइट? यस, है ना? कितना भी हो सकता है। आपको 30% रिटर्न हो सकता है, 40%, 50%, 60%, 100%, 200, 500%। चाहोगे, थोड़ा रिस्क है लेकिन रिटर्न होएगा। लेकिन हम रिस्क क्यों उठाएंगे, मैं बताती हूँ। इससे पहले जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बताए हैं, ईयरली इन्फ्लेशन को, महंगाई को कोई भी ऑप्शन इतने अच्छे से बीट नहीं कर पाता है। तो महंगाई हर साल 7-8% बढ़ रही है, इनकम हमारी बढ़ नहीं रही, राइट? इनकम वही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, घर में हर खर्चा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है। और जिन मोड्स में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमें फाइनेंस की नॉलेज है ही नहीं। बैंक में जाकर हम अपने हाथ पैर ठंडे कर लेते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कौन से लोन की क्या स्कीम है, एफडी की क्या स्कीम है, इंश्योरेंस की स्कीम्स नहीं पता आपको। आपको पता ही नहीं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे आप लोगों की बेस्ट रिटर्न्स आए। ओके। तो शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है जिससे ना सिर्फ आप डेली की इनकम कमा सकते हैं अगर आप बेरोजगार भी है। ओके। डेली की इनकम तो कमा ही सकते हैं, साथ के साथ अगर आपकी एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे लव है, लव का अपना बिजनेस है। ओके। तो लव मान लो मंथली कुछ कमा रहे हैं, तो कमा रहे हैं तो साथ में सेविंग भी करना चाहिए इनको। और सेविंग फिर ऐसे मोड में करना चाहिए जहां से इनको बेस्ट बेस्ट रिटर्न मिले, ताकि इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए। और साथ में लव की फैमिली है, चिल्ड्रन होंगे, उनके क्या फ्यूचर में एक्सपेंस रहेंगे, वो पूरी प्लानिंग करके, पूरा अंदाजा लगा के, कैलकुलेशन करके अपनी नीड को फिगर आउट करो कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, या कौन कौन सा ऐसा बड़ा खर्चा है जो हम अपनी लाइफ में एनकाउंटर करेंगे। घर बनाना है, शादी करनी है, स्टडी का एक्सपेंस है, क्या है, उसका मैक्सिमम एक लिमिट बना लो कि यस, हमें चाहिए 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद। फिर आज आप अपना सोर्स ऑफ इनकम देखो, फिर उस सोर्स ऑफ इनकम को बड़ा करने की कोशिश कैसे करनी है। क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से हो सकता है? आप एसआईपी कैलकुलेटर पर जाकर देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। आप मंथली कैलकुलेटर अगर देखेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा, वहां पर मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करके दिखा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बेस्ट सोर्स लोग चुनते हैं शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, और इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगी क्या है। 97% लोग पैसा गवाते हैं, 3% लोग कमाते हैं। कोचिंग हर कोई ले रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 97% लोग भी बिना सीखे ही मार्केट में एंटर कर रहे हैं, सीख ये भी रहे हैं, बट लिमिटेड रिसोर्सेज और पक्के रिसोर्सेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लिमिटेड चीजें, लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड लोग।
स्टॉक मार्केट में जाने से पहले मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में समझाऊंगी। आप लोग नोट्स बना सकते हैं, अपने नोटबुक और पेन साथ में सबने रखना है। जो चीजें पता है वेरी गुड, जो चीजें नहीं पता है वो चीजें लिखते जाना आप लोगों ने, ओके? क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूट से क्लियर होता चला जाएगा सबका। स्टॉक मार्केट की तरफ जाने से पहले हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 तरह की कंपनी होती है हमारे पास, ठीक है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के नाम से ही पता चलता है जहां पर पब्लिक की कुछ इन्वेस्टमेंट है, नाम से ही, नाम में ही पब्लिक है। पब्लिक से ही पता चलता है कि पब्लिक ने पैसा लगा रखा है इस कंपनी के अंदर, ओके? प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब है? जो पब्लिक नहीं है। इट मीन्स इस कंपनी ने पब्लिक से अभी पैसा नहीं उठाया। क्लियर? प्राइवेट कंपनी क्या है? जो पब्लिक नहीं है। लव को तो पता होगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, ठीक है? ओके? प्राइवेट कंपनी अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हुई है क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा चाहिए ही नहीं। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पब्लिक से अभी उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पैसों की नीड या तो उसके फ्रेंड से, फैमिली से या छोटे मोटे इन्वेस्टर से अभी तक मीट होती जा रही है, जिससे वो अपने बिजनेस को बड़ा करते जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो एक हद तक एक्सपैंड कर चुकी है, अब उसको हैवी अमाउंट चाहिए। वो अमाउंट ना तो बैंक मीट कर पा रहा है, ना कोई किसी तरह का इन्वेस्टर मीट कर पा रहा है। अब लास्ट ऑप्शन उनको बचा है कि अब हमें अपनी ओनरशिप पब्लिक को देनी ही पड़ेगी। वो ओनरशिप बेचकर हमें पब्लिक से पैसा उठाना है ताकि उस पैसे को हम अपने बिजनेस में लगाकर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। क्लियर? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस क्लियर है? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के नेम से ही हमें पता चल जाएगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्ड यूज होगा नेम में भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी के नेम में। लेकिन पब्लिक कंपनी के नेम में कभी भी पब्लिक वर्ड नहीं आता, सिर्फ लिमिटेड वर्ड आएगा। लिख लीजिए इस बात को। वैसे मैं आप लोगों को अलग से नोट्स भी दूंगी, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। अगर उन नोट्स में से आप रीड करोगे ये चीजें एज इट इज आप लोगों को समझ आएगी। तो रिवाइज करने के लिए मैं दूंगी, बट चीजें अभी ध्यान से सुननी है। अगर कुछ नोट्स बना सकते हो तो बनाइए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की शुरुआत करने के लिए मिनिमम 2 ही मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर। बस 2 लोगों से प्राइवेट कंपनी शुरू हो सकती है। पब्लिक कंपनी के लिए 7 बंदों की जरूरत पड़ती है। जब मैं सीए कर रही थी तो हम मतलब हमारे पास प्रोसेस आता था कि हमारी कंपनी बना दो। तो जब एक कंपनी बनती है उसकी शुरुआत होती है प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट ही बनेगी पहले तो उसके लिए ना एक प्रोसीजर होता है कि पहले नेम के लिए अप्लाई करो। पहले तो आपको नेम मिलेगा, वो नेम जो किसी भी कंपनी का अभी तक रजिस्टर नहीं है। तो पहले आपको नेम मिला, फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ जो कंपनी के प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर वो बंदे हैं जिनको आइडिया आया बिजनेस करने का, वो बंदे प्रमोटर होते हैं। ये कंपनी के ओनर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जैसे मैं पारस की कंपनी बना रही हूँ, मुझे कोई आइडिया आया, मैं पारस को बता रही हूँ देख पारस ऐसा है, ये आइडिया है, ये कंपनी बना ले। मैं प्रमोटर हूँ, मैं पारस की मदद कर रही हूँ उसकी कंपनी बनाने के लिए पूरी। वो ओनर इस टाइम पारस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा ही आइडिया है, मैं ही सारा प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ, मेरी ही कंपनी है। तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमोटर ओनर भी हो सकता है और जरूरी नहीं है प्रमोटर ओनर हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने जरूरी है। समझ गए प्रमोटर क्या है? सबको क्लियर है? अजीत क्या? चलिए, क्लियर है। अब जब भी कंपनी बनेगी तो 2 डॉक्यूमेंट्स पक्का बनेंगे। लव आपको पता होगा कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में? अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बट अगर पता है तो बताइए प्लीज। 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स पक्का होते हैं कंपनी के, सुना होगा। बताओ। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और पैन कार्ड। चलिए, आपने अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी बताया। एमओए होता है। एमओए होता है, यस, वेरी नाइस। एओए होता है, एओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यस यस यस, एमओए एंड एओए 2 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे लव, जब भी आप एक कंपनी को बनाते हैं। नोटबुक होती है इतनी पतली पतली छोटी छोटी, एमओए एंड एओए। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नोट्स दूंगी मैं आप लोगों को, वहां से भी चीजें मिलेंगी, लेकिन चीजें समझ आ जाएंगी यहां से अगर आप लोगों को अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अब एमओए के अंदर क्या लिखा होता है? एमओए के अंदर कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मुद्दा क्या है, कंपनी करेगी क्या, वो सारी चीजें एमओए के अंदर आ गई। क्लियर? एओए के अंदर क्या आ जाएगा?
कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, डायरेक्टर की कितनी रेम्यूनरेशन होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको मिलेगी, अगर उसकी रेम्यूनरेशन इंक्रीज करनी है तो कैसे होगी, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर अगर बिजनेस में है तो वो कौन कौन से डिसीजन ले सकता है, क्या वो कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकता है, अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी तो क्या होगा, कंपनी के जो मेंबर्स है वो कौन कौन है, ये सारी डिटेल्स अगर याद रहता है ठीक है, माइंड में मोटा मोटा सा भी पता है ठीक है, इन चीजों का इतना ज्यादा डिटेल में पता होना कोई मुद्दा नहीं है, बस ये पता हो 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एमओए और एओए। अगर कंपनी को समझना है तो आप उसके एमओए और एओए को के पढ़ सकते हैं एनुअल रिटर्न्स के अलावा। एनुअल रिटर्न्स के बारे में भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर करूंगी। क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, सबने सुना होगा मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स के बारे में। अभी मैं बार बार मेंबर्स वर्ड्स यूज कर रही थी कि कंपनी को शुरू करने के लिए मेंबर्स की जरूरत पड़ती है कंपनी को। अब ये मेंबर कौन हो सकते हैं, या तो मैं खुद ही हूं, मेरी ही कंपनी है, मैं ही प्रमोटर हूं, मैं ही मेंबर हूं। इज दैट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। ओके, मैं अपने स्पाउस को रख लूं अपने साथ में, 2 मेंबर चाहिए ना प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम। ओके, मैं अपने हस्बैंड को रख लूं साथ में, या किसी रिश्तेदार को रख लूं, या किसी फ्रेंड को रख लूं। इज दैट पॉसिबल? तो ये हो गया मेंबर प्राइवेट कंपनी। लेकिन क्या ये मेंबर शेयर होल्डर भी है? क्या इस मेंबर को हम शेयर होल्डर कह सकते हैं? यस ब्रदर। अगर हम हाँ, अगर हम इनके नाम पे शेयर इशू कर सकते हैं तो शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, अब मैं आप लोगों को 2 डिफरेंस समझाऊंगी कि अगर एक पर्सन के पास शेयर्स हैं तो वो शेयर होल्डर भी है और मेंबर भी है। क्लियर? अगर एक पर्सन के पास शेयर्स है तो वो शेयर होल्डर भी है कंपनी का और वो कंपनी का मेंबर भी है। लेकिन अगर मैं कंपनी की मेंबर हूं बट मेरे पास शेयर्स नहीं है तो मैं सिर्फ मेंबर हूं, शेयर होल्डर नहीं हूं। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट में? क्लियर? अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जिस भी पर्सन के पास कंपनी के शेयर है वो क्या होता है? कंपनी का मालिक, ओनर होता है उतने ही प्रोपोर्शन में जितने प्रोपोर्शन में उसके पास शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, आपने अडानी के 1% शेयर्स खरीद रखे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो आप, वहां पर आपका नेम आएगा। जो 1% से ज्यादा के शेयर होल्डर होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, पब्लिक कंपनीज में, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन शेयर होल्डर्स का नेम आता है। ओके, 1% से ज्यादा। ओके, तो आप कितने परसेंट के हिस्सेदार हो, कितने परसेंट के मालिक हो आप उस कंपनी में? 1% के। वो कंपनी आपकी है, 1% का आपका उस कंपनी में हिस्सा है। अभी अगर आप शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उतने ही प्रोपोर्शन में आप उस कंपनी के मालिक हैं, यानी अब वो कंपनी आपके लिए काम कर रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मालिक वाला, ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों को सबको पता होगा हर कंपनी की एक मीटिंग होती है हर साल, उसको एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। इसका बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उस मीटिंग के अंदर ही होती है। जो भी जो एनुअल रिटर्न्स बनती है, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, वही मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स डिस्कस करते हैं, मेन जो मेंबर्स होते हैं। और बाद में मीटिंग का जो भी एजेंडा वगैरह होता है वो डिस्कस करके फाइनल करके बाद में एनुअल रिटर्न बनकर साइट्स वगैरह पे अपलोड हो जाती है। जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो उनको देख सकते हैं। ओके, ये सब कुछ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कस होता है कंपनी की, जो कि ईयरली होती है। लेकिन अगर कंपनी को कभी इमरजेंसी में मीटिंग बुलानी पड़ जाए, उसको ईजीएम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर? लास्ट में जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए कोई भी कंपनी। पब्लिक को कोई कंपनी अपना हिस्सा क्यों देगी? फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में पब्लिक को हिस्सा क्यों दूंगी? तब तक नहीं दूंगी जब तक मेरा मैनेज हो रहा है। हाँ, जब मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास पैसा नहीं रहा, अब पब्लिक से मुझे बिजनेस को अगर बड़ा करना है, उठाना ही पड़ेगा, उस केस में मैं अपनी कंपनी को पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराऊंगी, उसके बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराऊंगी, उसके बाद पब्लिक से पैसा लूंगी। पब्लिक फिर स्टॉक एक्सचेंज से कैसे भी हमें पैसा दे सकते हैं हमारे शेयर को खरीद कर। तो इससे पहले का क्या प्रोसीजर होता होगा? शेयर मार्केट में जाने से पहले पब्लिक कंपनी जो होती है वो कहाँ से पैसा उठाने की कोशिश करती है? एक होता है सीड फंड, जिसको एंजल इन्वेस्टर भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लिख लीजिए इसको, एंजल इन्वेस्टर। तो हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स की। ये एंजल इन्वेस्ट, जब भी हम अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं, प्राइवेट कंपनी, कुछ पैसा तो मान लो मैंने शुरू की,
कुछ पैसा तो मेरे पास पड़ा था। अब पारस मेरा फ्रेंड है, पारस के पास कुछ पैसा था, तो पारस ने बोला कि अनुराधा मैं दे देता हूँ, आप अपना बिजनेस शुरू करो। तो पारस मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर है, और पारस ने मुझे सीड फंडिंग दी है। सीड फंडिंग क्या? बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरू में जो पैसा लगाया हमारे किसी फ्रेंड ने, हमारे किसी रिलेटिव्स ने, उसको सीड फंडिंग कहते हैं, और जो बंदा पैसा लगा रहा है उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसकी कितनी भी राउंडिंग कर सकते हैं आप, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, कितने भी फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ओके, अब मान लो एंजल इन्वेस्टर से जितना पैसा लेना था ले लिया, अब कोई एंजल इन्वेस्टर आप में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। सेकेंड स्टेज पर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे। सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, है ना? नहीं भी सुना तो मैं बताती हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ये बंदे या तो बैंक से बहुत हैवी अमाउंट उठा लेते हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लव एक वेंचर कैपिटलिस्ट है। लव का काम क्या है? बैंक से पैसा उठाना और किसी बिजनेस में, नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। ओके, लव क्या है? बेसिकली एक इन्वेस्टर है। लव के पास अपना पैसा नहीं है, बट लव क्या करते हैं, बैंक से लोन लिया कम इंटरेस्ट पर, 10%, 12%, 15%, जितने पर भी मिला। फिर इन्होंने क्या किया, किसी कंपनी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया और उनकी ओनरशिप खरीद ली। ठीक है, तो ये होते हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं। ठीक, एक ये हो गया, इसकी भी आप कितनी राउंडिंग कर सकते हैं, कितने भी इन्वेस्टर मिल सकते हैं आपको जो वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। ओके, बैंक से लोन ले सकते हैं आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ले सकते हैं, राइट? तीसरी स्टेज पर। चौथी स्टेज पर प्राइवेट इक्विटी का रोल आ गया। शार्क टैंक वगैरह वाले देखे हैं? शार्क टैंक हो गया, ये विवेक बिंद्रा का भी आया था, हॉर्स टेबल के ने। बेसिकली क्या है इसमें, इन लोगों के पास अपना पैसा होता है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बहुत पैसा कमा रखा है इन लोगों ने। अब ये बंदे बुलाते हैं कंपनी वालों को, स्टार्टअप्स वालों को, उनका आइडिया सुनते हैं, उनकी प्रोजेक्शन करते हैं बिजनेस की कि क्या प्रोस्पेक्ट है इनके बिजनेस के, इनका आइडिया कितना दमदार है, आज तक कितना कमाया। आप लोगों ने सब देखा है, वो समझाने की जरूरत ही नहीं है, शार्क टैंक जिन्होंने देखा है। तो ये प्राइवेट इक्विटी होते हैं, ये बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, आपके बोर्ड पर भी बैठते हैं और डिसीजन भी लेते हैं। ये वैसे वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं। कई बार इनके पास खुद का पैसा नहीं होता, बट ये प्रिटेंड करते हैं इनका खुद का, बट ये बैंक से उठा के रखते हैं। समझ गए? वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी का सेम सा कॉन्सेप्ट है, बस प्राइवेट इक्विटी आपके बोर्ड में भी बैठते हैं, जो आपके लिए डिसीजन भी लेते हैं, जो आपको गाइड भी करते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा देके अपने घर आराम से सोता है, आप करो उसके लिए काम। उसके बाद जब ये सारे तरीके हो गए, लास्ट तरीका आता है अब कंपनी के पास कि भाई अब तो सारों ने पैसा दे दिया, और बिजनेस बड़ा करना है, क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ रही है, लोग मेरे बारे में जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो अब मुझे और पैसा चाहिए। और इसके लिए कंपनी क्या करती है, इश्यू आईपीओ के बारे में सुना है लव आपने? आईपीओ? हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर मार्केट में ये टर्म आएगी। क्लियर? जब आपने इन सारे लोगों से पैसा ले लिया, कंपनी ने अब और पैसा चाहिए जो कि कहीं से नहीं मिल रहा, तो अब आपकी कंपनी आईपीओ इश्यू करेगी। आईपीओ कभी भी शेयर मार्केट से इश्यू नहीं होता है डायरेक्टली, मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। आईपीओ के लिए प्राइवेट कंपनी अंडरराइटर की मदद लेती है इश्यू करवाने के लिए, कि हमारे बिहाफ पर प्लीज हमारे शेयर्स इश्यू करवा दो, पब्लिक से सब्सक्राइब करवा दो, ताकि पब्लिक हमें पैसा दे, ताकि पब्लिक हमारे में इन्वेस्ट करे। अब ये अंडरराइटर क्या करता है, आईपीओ की पूरी प्रेपरेशन करता है, सारे डॉक्यूमेंट बनाता है। ये अंडरराइटर कोई बैंक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ओके, ज्यादातर बैंक करते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि आपके आईपीओ के बारे में लोगों को पता लगे। ज्यादातर जीरोधा की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल करा देते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, ले लीजिए। ये जो भी पूरा प्रोसीजर हुआ, जहां पर भी हुआ, इसको कहेंगे प्राइमरी मार्केट। ये स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ, ये पूरा प्रोसीजर कंपनी और अंडरराइटर के बीच हुआ। कंपनी ने अंडरराइटर को अप्रोच किया, यानी बीच का बंदा, जो कि एक बैंक था। इस बैंक ने कंपनी के बिहाफ पर मेक श्योर किया कि पब्लिक को पता चले कि ये प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक बन गई है,
और प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक बनेगी तो ही जाकर वो आईपीओ इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं इशू कर सकती। और उसका भी क्राइटेरिया होगा कि इसकी सेल्स कितनी थी, कंपनी ने कितना कमाया, जिसके बेस पर ही जाकर वो आईपीओ इशू कर सकती है। आईपीओ जब सब्सक्राइब हो जाता है प्रॉपरली तो कंपनी आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है। क्लियर? अब पहुंच गए हम स्टॉक मार्केट की तरफ। ये पीछे का सारा प्रोसीजर आप लोगों को क्लियर हो गया? यहां तक कैसे आए हम, पहले कैसे मैं अनुराधा एक कंपनी बनी, ओके, कंपनी पहले मैं प्राइवेट बनी, प्राइवेट बन के कैसे मैंने किस किस से पैसा लेके अपना बिजनेस बड़ा किया, लास्ट में मैं क्यों पब्लिक कंपनी बनी, क्योंकि मुझे और पैसा चाहिए था जो कहीं से नहीं मिल रहा था, पब्लिक से मिल सकता था। और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आईपीओ इश्यू किया किसी अंडरराइटर की मदद से। और इस पूरे प्रोसीजर को कहेंगे कि ये काम प्राइमरी मार्केट में हुआ, यानी कंपनी और अंडरराइटर के बीच हुआ। अब जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई है तो अब हम सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर गए हैं। कहाँ एंटर कर गए हैं? सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को अब सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज सेम होती है? क्योंकि क्या बाजार और दुकान सेम चीज है? बाजार और एक दुकान दोनों अलग दुकान है। एक होगी, बाजार में 100 दुकानें हैं। एग्जैक्टली तो यहां से कुछ आइडिया लगा मैं क्या बताना चाह रही हूं आप लोगों को? स्टॉक मार्केट बाजार की बात हो रही है, पूरे बाजार की, और स्टॉक एक्सचेंज एक दुकान की बात हो रही है। एक बाजार के अंदर बहुत सारी दुकानें हो सकती हैं, लेकिन हमें कुछ फेमस दुकानों का पता होना चाहिए बस। ओके, शेयर मार्केट एक बाजार है, उस बाजार में आप शेयर खरीदने या बेचने जाते हैं अलग अलग दुकानों से। ओके, क्लियर? उन दुकानों को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं हम। लव, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज का डिफरेंस? अब एक्सचेंज कौन कौन सी है हमारे पास? एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आपको दो स्टॉक एक्सचेंज पता होनी चाहिए मेनली अभी शुरुआत के लिए, एनएससी और बीएससी पता होनी चाहिए। लव बस दोनों दो दुकानों की बात करेंगे अभी हम मार्केट में गए, हमें मार्केट में बहुत सारी दुकानों में से बस दो दुकानों से मतलब है, क्योंकि हमें उन्हीं का सामान पसंद आता है। क्लियर? अब एक बात बताइए लव, एक छोटा सा सवाल है, दो दुकानें हैं साथ में ही है दोनों, इससे आपकी मार्केट की नॉलेज मुझे पता चलेगी। एक दुकान से आप एप्पल खरीदने गए, 60 रुपए किलो है, और साइड वाली दुकान पर भी एप्पल है, तो साइड वाली दुकान पे एप्पल का क्या रेट होगा? अगर एक पर 60 रुपए किलो है तो दूसरी पर क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। एग्जैक्टली, या क्वालिटी कुछ डिफरेंट होगा। यस, चलो हम यहाँ मान के चले क्वालिटी सेम ही है तो एग्जैक्टली सेम ही होगा रेट। ये फंडा क्लियर है? तो एनएससी और बीएससी, ज्यादातर कंपनीज, ज्यादातर की बात कर रही हूँ, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो एनएससी में भी लिस्टेड होती है और बीएससी में भी, दोनों में ही होती है। यानी एप्पल आपका एनएससी से भी मिलेगा और बीएससी से भी मिलेगा और सेम ही रेट पर मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ पैसों का अंतर होगा। एनएससी में जो सामान बिक रहा है, जो शेयर्स बिक रहे हैं, जो भी सिक्योरिटीज बिक रही हैं, उनका रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस पैरामीटर को क्या कहेंगे? उस पैरामीटर रेट की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे हम? एनएससी में निफ्टी वर्ड यूज करेंगे और बीएससी में सेंसेक्स, इसको कहेंगे इंडेक्स। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। जो निफ्टी है, निफ्टी का ऊपर या नीचे जाना सिर्फ टॉप 50 कंपनीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ टॉप 50 कंपनीज। जितनी निफ्टी के अंदर कंपनीज लिस्टेड है वो सारी कंपनीज को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ 50 कंपनीज की बात कर रहा है जो टॉप 50 कंपनी है, जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और सेंसेक्स बात कर रहा है टॉप 30 कंपनी की। लव, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आज निफ्टी नीचे गया है तो क्या बाकी सभी कंपनीज का प्राइस भी नीचे गया है? जो
एनएससी में लिस्टेड है, क्या सिर्फ 50 कंपनीज की बात कर रहा है या सारी कंपनीज? निफ्टी का ऊपर या नीचे जाना किसकी बात कर रहा है? ओवरऑल सेंटिमेंट 250 को दिखा रहा है, वो सिर्फ 50 कंपनीज के। लेकिन इसका जो भुगतान है वो बाकियों को भी करना पड़ता है, क्योंकि निफ्टी को ही लोग पैरामीटर मान के चलते हैं, और क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये सिर्फ 50 कंपनी के बारे में ही है, तो वो सभी कंपनी को निफ्टी के बेस पर ही जज कर लेते हैं और